हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हमारा पहला क्लास है टैक्सेशन का, 5th सेमेस्टर। ठीक है, क्लास नंबर 01, और हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी वाले पेपर से। बेसिकली जहाँ पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है और रेगुलर बेसिस से पूछा जाता है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला कंटेंट रहेगा, इसमें रहेगा फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न क्या होता है, इनकम टैक्स का क्या क्या हमारे पास में रिटर्न के फॉर्म्स होते हैं, पैन कभी कोड करना ज़रूरी होता है, पैन क्या होता है, इन सब बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्लास है। इससे पहले थोड़ा मैं सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। डायरेक्ट टैक्स का सिर्फ डिस्कस करूँगा, और कुछ डिस्कस नहीं करूँगा। आइए जरा, डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में हमारा पहला जो चैप्टर है वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल में क्या है कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में क्या है कि हमें टैक्स रेट वगैरह दिया रहेगा, और हमें इसके में टैक्स रेट वगैरह पढ़ना है, और हमें कंप्यूट करना है कि भाई इनकम पे किसी बंदे के टोटल टैक्स कितना पेबल होगा, वो निकालना है। ठीक है, और हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है, एक है इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है और एक फॉर्म का है। ठीक है, इससे डायरेक्टली 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स का। तो हम लोग एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे होगा, क्वेश्चंस वगैरह आएगा। और हम लोग आज ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, और ये पूरा टॉपिक जो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके है। तो आज जहाँ तक इसमें हो पाएगा हम करेंगे इसमें, और 25 नंबर का आता है। इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट, और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी, तुम मेरे साथ रहना। ठीक है, आ जाओ, नोट नंबर 1 लिखना। सेक्शन 139(1), 139 सब सेक्शन 1 है। इस सेक्शन का नाम क्या है? फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि इनकम टैक्स का रिटर्न होता क्या, थोड़ा सा एकदम हल्का फुल्का हम लोग बेसिक ग्राउंड लेंगे। ठीक है, सेक्शन 139 फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में बात करता है। जब भी हम आपको पहले पता होगा, हमने 4th सेमेस्टर में क्या पढ़ रखा है कि जो भी इनकम हम कमाते हैं प्रीवियस ईयर में, उसका टैक्स हमें कब देना पड़ता है? असेसमेंट ईयर में। ठीक है, असेसमेंट का मतलब भी होता है एसेस करना, निर्धारण करना, टैक्स का टैक्स निकालना। तो पिछले साल के इनकम पे पिछले साल ही टैक्स नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना इनकम कितना है, इसलिए 1 साल के बाद देना पड़ता है टैक्स। कि पहले पता चल जाए तुमने कितना कमाया है, तब इस साल जाकर हम टैक्स लेंगे। ये इसका लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं। हम बचपन में सोचते थे, बचपन मतलब वही जब सी इंटर पहले क्लास के, तो बोले कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कमाएंगे अभी और टैक्स देंगे 1 साल बाद। तो बाद में पता चला कि नहीं, उस साल पता कैसे चला कि इनकम कितना है सरकार को। ठीक है, इसीलिए वो दूसरे साल टैक्स लेता है। अच्छा, और ऐसा बहुत सारा केसेस है जिसमें टैक्स उसी साल ले लेता है। ठीक है, जैसे सेक्शन 172 में अगर कोई इंडियन शिप क्रू है, वो शिप बाहर जा रहा है। ठीक है, तो बाहर जा रहा है तो क्या होता है कि जब बाहर जा रहा है तो उस वो जिस साल बाहर जा रहा है उस साल का टैक्स उसी साल ले लेगा वो लोग इनकम पे। ठीक है, ऐसा कुछ करके 4-5 सेक्शन है। पहले बीकॉम वगैरह भी पूछता था ये, आजकल पूछता नहीं है। 4 एक्सेप्शन है इसके कि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लिया जाता है। ठीक है, होता क्या है कि सबसे पहले थोड़ा सा ना लिख लो। ठीक है, करके थोड़ा सा एक बार ग्राउंड मतलब बेसिक ग्राउंड जो है ना प्रिपेयर हो जाएगा आपका। लिखना, वाई रिटर्न ऑफ इनकम। आर वाई का मतलब रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, मैं आर वाई बोलूंगा, तुम रिटर्न ऑफ इनकम समझना। वाई आर वाई। ठीक है, आर वाई की मतलब रिटर्न ऑफ इनकम क्यों देते हैं बेटा, इस पर बात करेंगे अपने। सुनो जरा, सबसे पहले अ पर्सन अर्न्स
income in the previous year and his income is assessed to tax in the assessment year, so he furnishes details of income and expenses under various heads of income in a predetermined form and calculates tax furnishes and calculates tax payable. This is called ROI. इसको हम लोग ROI बोलते हैं और यही रीजन है कि हम लोग रिटर्न भरना पड़ता है. ठीक है. सरकार के पास डेटा जाएगा, टैक्स जाएगा, तुम्हारा डिटेल जाएगा, सब जाएगा. टैक्स फाइल टाइम पे नहीं भरोगे तो वो पैसा चार्ज कर लेगा. ठीक है. हो गया. 2-3 ठो खाली बस. अरे मत पूछो, अभी कितना सेक्शन लेके आया ना. अरे बहुत अभी 194 क्यूब फलाना ढिमकाना इधर सब. हाँ, सब जगह फंसा दिया है. आ जाओ. हो गया ये. तो ROI क्यों फाइल करते हैं? क्योंकि जो जो इनकम हम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर में, उस इनकम पर असेसमेंट होता है नेक्स्ट ईयर में, और उस असेसमेंट पर वो असेसमेंट जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना इनकम और एक्सपेंस का ब्यौरा देते हैं अंडर डिफरेंट हेड्स. और वो ब्यौरा जो होता है उसके थ्रू क्या होता है, कैलकुलेट होता है टैक्स एक पर्टिकुलर फॉर्म में, डिपेंडिंग अपॉन कि विच टाइप ऑफ फॉर्म हमारे पर एप्लीकेबल है. जैसे ITR 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 पे कौन सा एप्लीकेबल है. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ इनकम. ठीक है. तो रिटर्न ऑफ इनकम क्यों देते हैं? बेसिकली हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाए और वहाँ पर डेटा हमारा चला जाए. ठीक है. इसलिए समझ लेना ऐसा. ये परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन ये ग्राउंड तैयार करने के लिए जरूरी है. ठीक है. लिखिए. हु नीड्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. किसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है, जरूरी है? या कौन है जिसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है? हु नीड्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. ठीक है. हु नीड्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. अरे स्किप हो जाता ना कभी कभी. तुम आओ इधर, इस यहाँ खड़े हो जाओ, उसके बाद पता चलेगा. लिखना. पहला नंबर.
कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म का मतलब हमेशा एलएलपी होता है, याद रखना, एलएलपी भी होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी need to file its return compulsorily, need to file its return of income compulsorily। मतलब इन लोगों के लिए कंपलसरी है कि फाइल करना पड़े, ठीक है। पहला चीज बताया मैंने कि किसको किसको फाइल करना है। तो कंपलसरी किसके लिए, कंपनी, मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। दूसरा पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म दो तरह का हो गया, एक तो एलएलपी वाला हो गया, वो भी पार्टनरशिप फर्म है, और दूसरा नॉर्मल पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला पार्टनरशिप है, ठीक है। जो एलएलपी एक्ट 2008 वाला पार्टनरशिप है वो अलग है, ठीक है। चलो, लेकिन दोनों को फाइल करना पड़ता है, तो इनका कंपलसरी है। दूसरा लिखना, एनी पर्सन एनी पर्सन हुज जीटीआई, जीटीआई का मतलब पता होगा ना, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टैक्सेबल, ग्रॉस टोटल इनकम। बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन, बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, अंडर सेक्शन 54, 54 जो ना कैपिटल गेन वाला सेक्शन है, ठीक है, डिडक्शन का, अंडर सेक्शन 54 इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होता है, वो टैक्स रेट जब पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं बात करूंगा। नीड टू कंपल्सरली फाइल रिटर्न, ठीक है। इनको भी रिटर्न कंपल्सरली फाइल करना पड़ता है, किसको, जिसका जीटीआई बिफोर 54 का डिडक्शन ग्रेटर देन है बेसिक एग्जम्पशन, ठीक है। तो उनको कंपल्सरली फाइल करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम। ये दो आदमी कंपल्सरली, और बताऊंगा भी कौन कौन को कंपल्सरली फाइल करना पड़ेगा। ऐसा सिलेबस में आपके लिखा नहीं है, यहाँ लिखा है कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न पढ़ाइए, रिलेवेंट फॉर्म्स पढ़ाइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न पढ़ाइए, रिटर्न बाय होम टू बी साइन पढ़ाइए, पैन 10 पढ़ाइए, ठीक है। वो लिखा ही नहीं है कि किसको फाइल करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा किसको फाइल करना है, भाई जो साइन करेगा तो उसको, जिसको फाइल करना वही ना साइन करेगा, हाँ। जिसको फाइल नहीं करना वो साइन करके दे देगा, समझ रहा है। तेरा एचपी हुआ, क्या वो बोलो, चलो। तीसरा नंबर लिखना, पहले वाले में कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी अगर है
तो इनको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। दूसरे केस में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई एसएससी है जिसका जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन ही हैज टू कंपल्सरली फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, दो चीज याद हो गया। चलो तीसरा लिखते हैं। रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिविजुअल इसका दो पार्ट करना है एक बार। रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो रेसिडेंट है और उसका फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, या किसी प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल ओनर है। बेनिफिशियल ओनर कहने का मतलब है कि उस प्रॉपर्टी से होने वाला इनकम का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट उसको मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल, हम कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, मेरा भाई कौन है, एनआर, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगर वहाँ पे हम लोग कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और उसमें मेरा 20% शेयर है, समझो, ठीक है, तो हमको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इंडिया में, समझ रहे हैं, ठीक है, और उसको भी फाइल करना पड़ेगा कंपल्सरली रिटर्न इंडिया में, क्योंकि वो कनेक्टेड है उस प्रॉपर्टी से मेरे साथ में, समझ रहा है, ऐसा। उसके बाद में इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल होगा, ठीक है, ऐसा कोई प्लान नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत महंगा है, बहुत महंगा, मतलब इतना महंगा सोच नहीं सकता तुम। हम बोले पता कर तो एक बार क्या है, बहुत महंगा है, लिटरली इतना महंगा, हम लोग छोड़ दे। शाहरुख खान खरीदा, हम बोले ठीक है, उन लोग खरीद सकते हैं, उन लोग गिफ्ट मिला, बता, इंडियन जो सेलिब्रिटीज़ है उन लोगों को गिफ्ट मिला है वहाँ पे प्रॉपर्टी। क्यों, पाम आइलैंड पे क्यों मिला पता है, क्योंकि वो लोग खरीदेंगे तो सब जाके खरीदेंगे। आ, हाँ, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका बेनिफिशियल ओनरशिप है कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में, कोई भी एसेट में, या फिर मान लो उधर में कोई मेरा अकाउंट है उसमें मेरा, या फिर उधर में हम लोग का ज्वाइंट अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट मतलब क्या होगा, उस उधर के बैंक में साइनिंग अथॉरिटी है, ठीक है, तो साइनिंग अथॉरिटी अगर मान लो किसी भी चीज़ में मेरा रहेगा ना, तो हमको फिर कंपल्सरली रिटर्न इंडिया में फाइल करना पड़ेगा, भले ही मेरा इनकम जीरो क्यों ना हो, समझ रहे हैं ना, उसमें इनकम उनकम नहीं देखा जाता। कंपल्सरी बोला मतलब इनकम देखने की जरूरत नहीं है। इनकम कहाँ देखा अभी भी, इधर में देखा है, बोला इधर थोड़ा देख लेने का इनकम, ठीक है, लिखो। रेसिडेंट इंडिविजुअल बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट, बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। बड़ा कर दूं क्या, बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट, दिख रहा है शिल्पा, दिख रहा है, बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट, क्या हुआ, अरे अभी रुक जा, पढ़ाने दो, लोकेट, हटाना, अब हम बोले नहीं है, यहाँ लगा हुआ है मेरे पास, इसीलिए यहाँ दो तीन बार दर्द भी हो जाता है कभी कभी। लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लस हैज साइनिंग अथॉरिटी, साइनिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी इन एनी अकाउंट आउटसाइड इंडिया। इन, ये सब कांग्रेस का लाया हुआ, ठीक है, ये सब 2012 में आया था, आउटसाइड इंडिया। मतलब बेनिफिशियल ओनर है, ठीक है, ठीक है, ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसके बाद साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट आउटसाइड इंडिया।
तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरली फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। इनकम नहीं होगा, लेकिन उसका बेनिफिशियल ओनर तो है ना, वो बोला इनकम होने से मतलब नहीं है, तुम ओनर है मतलब दो, टैक्स रिटर्न भरो। ठीक है, पता नहीं उधर क्या कर रहा है तुम। समझ रहा, ये सब उसी के लिए लाया लोग। मॉरिशस, दुबई, ठीक है, आबू धाबी, कुवैत वैत, इन सब के लिए। उधर कंट्री में, इधर में टैक्स नहीं है, तब वहीं जा करके तो फिर तो टैक्स हेवन बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है। लिखो, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट। बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी में डिफरेंस होता। ठीक है। बेनिफिशियल ओनर का मतलब है हम पैसा दिए हैं खरीदने के लिए कुछ ना कुछ, और बेनिफिशियरी का मतलब है कि हम पैसा नहीं दिए लेकिन हमको उससे बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। मान लो वहाँ पे भाई कोई प्रॉपर्टी खरीदा, उसमें 10% का ओनर मेरे को बना दिया। ठीक है, कि जो उस प्रॉपर्टी से उसको रेंट पे चढ़ा दिया, उस प्रॉपर्टी से मान लो कि मेरे को महीने का ना 5,000 दिरहम आ रहा है। ठीक है। तो उससे जो 5,000 दिरहम आ रहा है उसमें 10% मेरा हिस्सा है। ठीक है। तो हम कौन होगा, भले ओनर नहीं है लेकिन मेरे को मिल रहा है क्या, बेनिफिट, तो हमको रिटर्न भरना पड़ेगा, भले अगर मेरा इनकम जीरो रहे तो भी। समझ रहा है? ऐसा, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है। हमको एग्जाम्पल मिला नहीं कुछ तो हम 10 लाख हो गया। बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। चलो, अभी यहाँ तक पढ़ा। तो इधर बेनिफिशियल ओनर था, इधर बेनिफिशियरी था। ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है? 4 नंबर लिखना। 4 नंबर लिखो। चौथा नंबर क्या है कि एसएससी। ठीक है। अगर मान लो 1 करोड़ से अधिक करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है, या फिर 50 लाख या उससे अधिक रुपया उसके पास 10 सेविंग अकाउंट है, 10 सेविंग अकाउंट में मिला के 50 लाख या उससे अधिक रुपया जमा किया है, तो उसको कंपल्सरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जैसे मान लो सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख लो, कोई से को, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होता है, वो बोलता है अपना कमाया हुआ पैसा आपका। लेकिन यहाँ पर क्या, ऐसा बात नहीं है। अगर मान लीजिए आप, मोदी ऐसा मकड़ जाल बना दिए ना कि फंस जा रहा है सबको, सब कुछ निकल ही नहीं पा रहा कोई। समझ रहे ना, ऐसा बना के रख दिए, कोई नहीं निकल पा रहा, मतलब आदमी तबाह है, बोला क्या यार, मतलब कुछ मौका ही नहीं मिल रहा कुछ करने का। मतलब चोरी रुक गया, तुम्हें लिटरली बस इतना समझ लो। ठीक है, बस इतना समझ लो कि गवर्नमेंट कुछ और किया चाहे नहीं किया, लेकिन चोरी रोक रोक दिया। तुम जो चोरी देख रहे हो ना,
इंडिया का अनऑर्गेनाइज मार्केट जितना था, उस मार्केट में से टैक्स का पैसा निकालना इन्हीं को आया, ठीक है। अभी बोलो यूपीआई, यूपीआई आने का इसके पीछे सबसे बड़ा एक तो ठीक है डिजिटल इंडिया, ठीक है। अभी तक तो ऐड चल रहा है डिजिटल डिजिटल इंडिया, क्या होगा, सब्जी बेच रही है, फट से दिखा दे रही है सब्जी का जो तोलने वाला होता है ना, इसे भाई पेमेंट कर दो। तो इसके पीछे ये कि हर आदमी बैंक अकाउंट से जोड़ना, जब हम बैंक अकाउंट से तुमको जोड़ेंगे तभी ना तुम्हारा बैंक अकाउंट हम स्कैन करेंगे कितना रुपया है। पहले क्या होता था, घर में या फिर गांव में 50 अकाउंट खुलवा दिया, सब में 40 लाख 50 लाख 20 लाख पड़ा हुआ है, 10 लाख पड़ा हुआ है, सेविंग्स है, ठीक है, कोई को मतलब नहीं है, पूछता नहीं। आजकल बैंक अकाउंट बड़ा सारा बैंक अकाउंट स्कैन होता है, इसके अकाउंट में कितना पैसा है, सब स्कैनिंग है, पता चल जाता। जन धन योजना खोलने का क्या तुम्हारा कारण था, यही था कि सबसे पहले सबको मेन, सब जो जो छुपा छुपा सबको मेन स्ट्रीम में लेकर के आओ, ठीक है। आदमी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन दिमाग बहुत तेज है, मुझे समझ में आया मोटा मोटी इतना साल में, ठीक है। और अब तुम लोग कुछ भी करते हो अपना काम कर लेंगे। तो ये तो खैर था, देखो क्या होता है। तो क्या हुआ 1 करोड़ का, अगर 1 करोड़ से अधिक करंट अकाउंट में है तो रिटर्न भरो, 50 लाख या उससे अधिक सारा सेविंग्स अकाउंट में है तो रिटर्न भरो, ठीक है। लिखो एसएससी हैज डिपॉजिटेड, एसएससी हैज डिपॉजिटेड, क्या पहला नंबर, ग्रेटर देन 1, 1 करोड़, हाँ, रुपया 1 करोड़, इन वन और मोर, क्या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, और डिपॉजिटेड, अच्छा डिपॉजिट ऊपर लिख ही दिया, और 50 लाख और मोर। एक चीज़ याद रखना, यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है, अगर 1 करोड़ होगा तो नहीं भरना पड़ेगा, 1 करोड़ से 1 रुपया अधिक होगा तो भरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर 50 लाख और मोर है, मतलब 50 लाख या 50 लाख से अधिक, ग्रेटर और इक्वल टू है, इन वन और मोर सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, याद रहेगा। 5 नंबर, अगर मान लो तुमने फॉरेन ट्रैवल किया और फॉरेन ट्रैवल पर तुमने 2 लाख रुपया खर्चा किया है, 2 लाख से अधिक, ठीक है, तो तुमको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। इनकर्ड, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल करते तो आरबीआई से परमिशन लेकर के डॉलर लेके जाना पड़ता है ना, तो वो रिकॉर्डिंग रहता है उसका फिर, जैसे चलो, हाँ,
इनकर्ड फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सीडिंग 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपया से अधिक फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर है। चलेगा ये बात? ओके। अच्छा, अगर मान लो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 करोड़ से अधिक आया है तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा। तो 1 करोड़ से अधिक जिसका आएगा वो कौन होगा? बिजनेसमैन। सॉरी, 1 करोड़ बोले, 1 लाख, गलती से निकल गया, 1 लाख रुपया। 1 लाख से अधिक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है। इनकर्ड इनकर्ड इलेक्ट्रिसिटी, आप समझ रहे हो, जिसका 5,000 रुपये करके इलेक्ट्रिसिटी का महीना आता है, साल का 60,000 हो जाएगा। या फिर 8,000 किसी का आता है, मतलब बड़ा घर है, 3 4 5 ठो एसी होगा, फलाना ढिमकाना होगा, ठीक है, तो उसका मान लो 10,000 बिल आता होगा, आते ही बहुत लोगों का आता होगा, ठीक है। तो उसको क्या, फिर उसको रिटर्न 2700 2800 3,000 के आसपास, कभी 2800 कभी 3,000 कभी 3500, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो उन लोग को रिटर्न भरना पड़ेगा, भले वो लोग कुछ नहीं कर रहा है। तो पूछेगा ना भाई, 1 लाख रुपए का बिल भर रहा है, कहाँ से भर रहा है? नॉर्मल बिल कितना है? को पंखा है, को बत्ती और का क्या चला रहा है, 1 लाख का बिल भर रहा है, ठीक है। ₹1 लाख, ₹1 रुपीज़, एक सेकंड, एक्सीडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सीडिंग ₹1 लाख, एक्सीडिंग ₹1 लाख, बोला 1 लाख से अधिक का बिल। तो देख लेना, बिल भी इलेक्ट्रिसिटी का देख लेना भाई, जो रिटर्न नहीं भरता होगा देख लेना, बिल अगर आ रहा है तो रिटर्न भरना पड़ेगा। तो कोई दिन इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, ओ भाई बिल कहाँ है आपका, रिटर्न कहाँ है आपका? 7 नंबर। अगर एस एस सी टर्नओवर, ठीक है, और एस एस सी टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, और ग्रॉस रिसीट, एस एस सी टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग पी वाई, ड्यूरिंग पी वाई का मतलब पिछले साल अगर ग्रॉस रिसीट या फिर उसके बिजनेस का टर्नओवर ग्रेटर देन 60 लाख है तो रिटर्न भरना पड़ेगा, ठीक है। या फिर प्रोफेशन वाला बंदा है और ग्रॉस रिसीट इन प्रोफेशन, अगर वो ग्रेटर दैन 10 लाख है तो रिटर्न भरना पड़ेगा। तो पता चल रहा है कितना कितना लोगों को रिटर्न भरना पड़ेगा। देख रहा है, ये सब कुछ नहीं था पहले, मोदी जी बोले सब ले आओ, खोजो कहाँ कहाँ पे कौन कौन छुपा हुआ है। ये लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो सोचे भी नहीं था, ये सब भी डालेगा ये लोग, सब डाल दिया इसमें। अच्छा, अगर मान लो आपका TDS TCS 25,000 रुपया उससे अधिक कटा है, ठीक है, तो रिटर्न भरना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई सामान खरीदा 4 लाख रुपए का, मान लो 10% TDS है, तो 40,000 रुपया TDS हो गया, तो कट जाएगा, मैंने सॉरी रिटर्न भर जाएगा, भरना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मान लो, हाँ तो वही, या फिर मान लो इंटरेस्ट इनकम है तुम्हारा, ठीक है, साल का 4 लाख रुपए ब्याज कमा रहा है, 10% TDS है, 5,000 के ऊपर TDS लगता है, तो उस केस में 40,000 रुपये हो गया, तो फिर तुमको भरना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा, बच नहीं सकते आप, ठीक है। हाँ, अगर बैंक अकाउंट में सारा पैसा आ रहा तो, वैसे कैश में किसको क्या ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। आ जाओ,
लेकिन इतना पैसा कोई कैश रखेगा नहीं, क्या करेगा कैश रख के। ऐसे हम बहुत सारे आदमी लोग को जानते हैं। आ जाओ, ऐसे ही चल रहा था, चलो। सच में कहाँ पे उगते हैं ये वैसे? ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। हाँ, इंडिया में नहीं है। इंडिया में भी होता है, अफगानिस्तान में इसका खेती होता है कमर्शियली, है हम सारा कुछ वहीं से आता है। आपको भेजेंगे, भेजिए। हाँ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाएगा तो पहले तो टांग देगा, पूछेगा अल हबीबी कहाँ से आया। हम भी उससे वैसी बात कर, हम बोले अरे हम तुम्हारा दोस्त। सुनना, मेरा 2-3 आदमी किया वो उधर। इंडिया को छोड़ के कोई दोस्त नहीं मानता यहाँ का आदमी को। अरे मेरा 2-3 आदमी है उधर। अभी तो सिचुएशन और थोड़ा सा खराब है उधर। आ जाओ, 8 नंबर आना। एसएससीज, एग्रीगेट टीडीएस या फिर टीसीएस ड्यूरिंग, छोड़ना बताएंगे, ड्यूरिंग पीवाई 25,000 और मोर है, 25,000 और मोर, याद रहेगा ये चीज़। ये 8 चीज़ें मैंने धीरे धीरे पढ़ाया एकदम, आधे घंटे में खाली लिखा नहीं, याद भी करा दिया होगा आई गेस सो। ठीक है, कि किसको रिटर्न ऑफ इनकम भरना पड़ेगा ये आपको पता चल गया। तो क्वेश्चन अगर पूछा कि किसको रिटर्न ऑफ इनकम भरना है तो आप बताएंगे। चलो ना एक बार नाम सारा का सारा हम लोग याद कर लेते हैं, किसको रिटर्न ऑफ इनकम भरने का। एकदम सिंपल है, पहला वो व्यक्ति, पहले कंपनी, किसको रिटर्न ऑफ इनकम भरना जरूरी है, कंपनी और फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, चाहे कुछ भी हो जाए रिटर्न भरना ही पड़ेगा। दूसरा ऐसा व्यक्ति, कोई भी एसएससी जिसका जीटीआई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बात करेंगे जब टैक्स का रेट पढ़ाएंगे तब। अच्छा, लेकिन उसमें क्या एक्सक्लूड करना है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। तीसरा, कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल या तो फिर बेनिफिशियल ओनर है कोई प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर बेनिफिशियरी है इन अ प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, चौथा पर्सन, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने करंट अकाउंट में
एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में मिला करके 1 करोड़ से अधिक अगर जमा कराया है तो उसको फाइल करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम। और अगर कोई व्यक्ति है जिसने 50 लाख या उससे अधिक जमा कराया है, 50 लाख या उससे अधिक यानी 50 लाख और मोर और इक्विवेलेंट और मोर, ठीक है, इन 1 और मोर सेविंग्स अकाउंट, मतलब एक या एक से अधिक सेविंग्स अकाउंट में जमा कराया है तो उसको भरना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति है जिसने फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख रुपया से अधिक खर्च किया है तो उसको भरना पड़ेगा आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम। अगर कोई व्यक्ति है जिसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपया से अधिक है तो उसको भरना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम। अगर कोई व्यक्ति है जिसके बिजनेस का सेल 60 लाख या उससे अधिक है, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 60 लाख है, ठीक है, और या तो बिजनेस का रिसीट, ग्रॉस रिसीट ग्रेटर देन 60 लाख है, या फिर अगर कोई प्रोफेशन में है और उसका प्रोफेशन का रिसीट ग्रेटर देन 10 लाख है तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम भरना पड़ेगा। और कोई एसएसए जिसका एग्रीगेट टीडीएस या टीसीएस पूरे साल में 25,000 या उससे अधिक है तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम भरना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये 8 तरह के लोग हैं जिनको रिटर्न ऑफ इनकम भरना पड़ेगा। नोट नंबर 1 में सेक्शन 131 नहीं चल रहा है, ठीक है, 2 हैशटैग कराया, तीसरा हैशटैग आ जाओ। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। बोला इनकम को फाइल करने का ड्यू डेट, सॉरी रिटर्न को फाइल करने का ड्यू डेट क्या क्या है? ठीक है, लिखो। फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। एक सेकंड, ड्यू डेट्स क्या क्या है? पहले में लिखना, पहला नंबर कंपनी, दूसरा एवरी पर्सन हुज अकाउंट, इधर का जगह खाली रखना, हाँ? इधर इधर का इस साइड का, मतलब ये वाला, हु अकाउंट्स, हाँ, हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, हाँ लिख देंगे, पता हमको छूट गया। अब तो नॉर्मल सा बात है, यहाँ एवरी पर्सन होगा, मेरे से छूट गया। एवरी पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। तीसरा अ पार्टनर ऑफ अ फर्म whose accounts are required to be audited अच्छा, इन सब लोगों को किस दिन रिटर्न भरने का है? लिखो यहाँ पर डेट, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर ऑफ AY, ठीक है, ये 3 लोगों को 31 अक्टूबर ऑफ AY रिटर्न भरने का है। समझा क्या? तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई भी हो, जिसका अकाउंट्स ऑडिट होना है, 31 अक्टूबर को रिटर्न भरेगा।
अगर ऐसा कोई पार्टनर है किसी फर्म का, जिस पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट्स ऑडिट होगा, तो उस जिसका ऑडिट होगा अकाउंट्स, उसका तो हो गई 31 अक्टूबर, उस पार्टनर का भी 31 अक्टूबर को ही फाइल होगा। ठीक है, चौथा नंबर आ जाओ, पैरा चेंज करके लिखना है चौथा नंबर। एवरी पर्सन अदर देन अबव, मतलब इंडिविजुअल जिस या फिर कोई भी जिसका ऑडिट नहीं होगा। ठीक है, इंडिविजुअल ईटीसी जिसका ऑडिट नहीं होगा, जिसका ऑडिट नहीं होगा, इंडिविजुअल ईटीसी जिसका ऑडिट नहीं होगा। देखा कैसे देखेंगे, वो इतना बड़ा दिख रहा है, सब दिख ही रहा है, बहुत सारा दोस्ती है, सब सब करीबी है। बोलना क्या करना है, बोल, भेज देते हैं। हाँ हाँ, बढ़िया बात है, तो बात करवा देते हैं, अच्छा काम है। तो अब ये तो देखो, अब ये सब वही करे, तुम पहले पार्टी से कंफर्म हो जाओ, फिर हमको बोल। ठीक है भाई, सब बिजनेस के बाद, क्लास के बाद में, लेकिन कर देंगे, चल पूछ लेते हैं मुझको, मैं अभी खुश हो जाएगा। हाँ, इंडियन कॉफ़ी हाउस, ठीक है, बढ़िया आदमी तेरे को देंगे। क्या होगा इसका डेट, 31 जुलाई ऑफ AY, 31 जुलाई ऑफ AY। देखो, सीए बन के प्रैक्टिस में उतरने का अगर कोई उतर रहा है, तो सबसे पहले ना उसको कनेक्शन चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल है फिर इनकम कमाना, इससे जब भाई नौकरी कर लो ना, लाख रुपये महीना मिलेगा, साल का 15 लाख तो फिक्स है ना आएगा। ऐसे प्रैक्टिस में उतरने का मतलब है कि तुम्हारा कनेक्शंस नहीं होगा तो काम ही नहीं मिलेगा। हाँ, कनेक्शन से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अब तुम दो चार 5 हज़ार का काम नहीं ना करेगा, बढ़िया कनेक्शन चाहिएगा। तो अगर जिसका बढ़िया कनेक्शन है उसी को उतरना चाहिए प्रैक्टिस में, अदरवाइज नहीं। अब हम प्रैक्टिस में उतरेंगे, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है प्रैक्टिस में उतरने का, हम कैसे प्रैक्टिस में उतरेंगे, या फिर कोई और लड़का जैसा कोई बैकग्राउंड नहीं हो, प्रैक्टिस में उतर के क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, क्या रिटर्न, अरे भाई आजकल 500 में भी रिटर्न सब फाइल कर देता है, 200 में रिटर्न फाइल कर देता है, तो बेचारा क्या करेगा। कनेक्शंस रहेगा तो काम अच्छे से आएगा, बड़ा बड़ा। वो क्या लगता है कि लॉयर वायर बन गया तो ऐसे ही सब केस मिल जाता है, नहीं भाई, बढ़िया कनेक्शन चाहिए, एकदम बढ़िया कनेक्शन, तब जा देखो, प्रोफेशन जो होता है ना, उसमें कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, विदाउट कनेक्शन कुछ नहीं होगा। और ये सब प्रोफेशन जो हो गया, सर्विस इंडस्ट्री ये सब वाला, इसमें तो कनेक्शन ही का चाहिए। तो तुमको क्या लगता है कि वो कोई बढ़िया सिंगर नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया सिंगर है बैठा हुआ, ऐसा गा देगा कि ऑटो ट्यूनिंग का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस ऑटो ट्यूनिंग वाला होता है ना, 98991, ऑटो ट्यूनिंग का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आजकल तो ऑटो ट्यून आ गया, तो हमसे ही गाना गवा लो, तो इतना बढ़िया सुरीली आवाज़ में गाना गा दें कि वहाँ से मतलब लता दीदी हमको आशीर्वाद दे देंगे, अरे जाइए आप बढ़िया एकदम, तो आज 1000 कॉपी रिलीज़ करिए आज एकदम, ठीक है। लेकिन क्या है कि कनेक्शन नहीं है, तो सिंगर ही पड़ा हुआ है। क्या लगता है तुमको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इतना साल काम क्यों नहीं मिला, कनेक्शन नहीं था, सबका बदला लिया ना अंत में जा करके उस उन लोग के लिए पिक्चर लिखा जाता है, समझा ना, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, और क्या नाम उनका है, नवाज, और एक तो कौन बोलो ना, के मेनन, सबके लिए लिखा जाता है स्टोरी। ये लोग हर स्टोरी में काम नहीं कर पाएगा, मतलब ये लोग हर स्टोरी, मतलब क्या, इन लोग के लिए अलग तरह का स्टोरी बनता है। इरफान खान, ठीक है, इन लोग जिस पिक्चर में काम कर दिया मतलब वो चलेगा, दौड़ेगा, और वो सब छोटा मोटा राइटर लिख भी नहीं सकता, क्लासी आदमी चाहिए। जैसे इम्तियाज अली एक तो पिक्चर लिखे थे बढ़िया वाला, रॉक स्टार, देखा है पिक्चर तुम लोग, देखो रॉक स्टार छाती निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसा पिक्चर बनाया वो लोग।
तुमको देखना जरूरी है, तुम्हारा काम नहीं हुआ। आ जाओ, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न याद हो गया कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होगा? हाँ, क्या इधर लिखा ना 31 अक्टूबर, रिटर्न ऑफ इनकम का, वो ऑडिट का डेट है तेरा, टैक्स ऑडिट का। देखो हमने ये वाला पोर्शन कर लिया, ठीक है। अब हम इधर आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न बाई होम टू बी साइंड, कितना कितना तरह का रिटर्न होता है और कैसे कैसे साइन करना होता है उस पर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आना, 139 का काम हमारा हो गया, ठीक है। ये 139 था, इससे मोटा मोटी तुमको 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, 1 या 2 नंबर, मिनिमम 1 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर या 4 नंबर, ठीक है। ये पूरा अभी जितना पढ़ाया है एकदम, वो खाली उसको छोड़ करके, ये नॉट फॉर एग्जाम वाला छोड़ करके इस वाले पोर्शन को यहाँ से सब मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, नोट नंबर 2। लिखना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न, ये हेडिंग डाल दो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न, इस पर बात करेंगे अपने, हाँ, एक एक करके। बोला रिटर्न कितने प्रकार का होता है, जैसे रिटर्न का टाइमिंग कभी है, जैसे मान लो आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है, इस वाले में देखो ना, आप इंडिविजुअल हैं, 31 जुलाई को आपको रिटर्न भरना, आपका अकाउंट्स ऑडिट वॉडिट नहीं होता, नॉर्मल आप है, तो आपको 31 जुलाई को रिटर्न भरना, आपने नहीं भरा 31 जुलाई को, ठीक है। तो 31 जुलाई के बाद जब भरेंगे तो क्या होगा, बिलेटेड रिटर्न, जैसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, ठीक है, देरी से हैप्पी बर्थडे याद आया, समझ रहे हैं? ओके। अगर मान लो रिटर्न भरे हैं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, मतलब देर आर सम एरर्स, ठीक है, मतलब मिस्टेक्स हैं, तो ठीक करना पड़ेगा, तो रिवाइज रिटर्न भरना पड़ता है, समझ रहे ना, 139(5) में। उसके बाद में अगर मान लो तुम बोलोगे सर इनकम होगा तब ना रिटर्न भरेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, लॉस हुआ तो भी रिटर्न भरिए, लॉस रिटर्न भी है 139(3), ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ करके रिटर्न है, इस पर क्वेश्चन रेगुलर बेसिस से पूछे जाते हैं, आपको मैं लिखा रहा हूँ। हाँ, अभी एक अपडेटेड रिटर्न भी है, कौन सा, 8A, 8A, ठीक है। देखा लड़का ये बहुत तेज है, समझ रहे हैं? ओके, चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं।
लिखो पहला नंबर, लॉस रिटर्न। वन 39.3। लॉस रिटर्न 139.3। लॉस का क्या होता है, सेट ऑफ होता है एंड कैरी फॉरवर्ड होता है ना। तो अगर आपको लॉस सेट ऑफ कर लिया तो ठीक है, कैरी फॉरवर्ड जब लॉस करते हैं ना तो उसके लिए आपको सरकार को बताना पड़ता है कि देखिए ये सब लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अगर मान लो कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फ्यूचर में होने वाला इनकम के अगेंस्ट में वो सेट ऑफ होगा। तो जब उस इनकम के साथ ये लॉस सेट ऑफ करने जाएंगे और आप रिटर्न नहीं भरा है तो करने नहीं देगा, मतलब बताया नहीं हमको पिछली बार लॉस था, अब हमको पूरा टैक्स हो, समझ रहे ना, इसलिए लॉस रिटर्न डालना पड़ता है। समझ रहे हैं, लिखिए एज पर सेक्शन 80, एज पर सेक्शन 80 एन एसएससी इज required, an SSC is required to file the return, to file the return under section 139(1), 139(1), under section 139(1) to carry forward following losses, to carry forward the following losses। क्या क्या, पहला नंबर बिजनेस लॉस, दिस इज बिजनेस वाला लॉस, ठीक है। दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, इसे तुम लोग लिख देगा ना तो एक को नंबर नहीं काट पाएगा, उसका हिम्मत ही नहीं होगा नंबर काटने का। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, कुछ बोला तुम लोग क्या, लॉस लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, तुमको कैसे पता उन लोग का मूड स्विंग चलता है, यो कौन सा किताब में, कर लिए कौन सा किताब है आप? पढ़ाई छोड़ के सब समझ आ रहा है। एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ठीक है, याद होगा नहीं ये, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। losses can be set off, losses can be set off even if return is filed after due date, return is filed after due date। जैसे मान लो ड्यू डेट है ना 139 का, उसके बाद अगर रिटर्न भरा है तो क्या लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, यस होगा, ठीक है, लेकिन रिटर्न भरना पड़ेगा। दूसरा नंबर आ जाना सेक्शन 139(4) बिलेटेड रिटर्न, एकदम सिंपल है ना, क्या बोलो तो 139(3) पर याद कर लेते हैं अपने। एज पर सेक्शन 139(3) एन एसएससी नीड टू फाइल द लॉस रिटर्न, ठीक है, टू कैरी फॉरवर्ड द फॉलोइंग लॉसेस, पहला स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, दूसरा सीजी का लॉस, तीसरा एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, चौथा बिजनेस का लॉस और एक अक्टो कोई होगा, ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, ठीक है।
ये किस में लिखा हुआ, सेक्शन 80 में लिखा हुआ कि के अनुसार सारा हमको फाइल करना पड़ेगा। 139(4) बिलेटेड रिटर्न। क्वेश्चन कैसे पूछ, मान लो 1 नंबर का पूछ दिया, ठीक है। कैन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस बी कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, या फिर इफ द रिटर्न इज बिलेटेड रिटर्न, तो यस वी कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट 139(4) दूसरा नंबर है। बिलेटेड रिटर्न, देखो इफ एसएससी fails to file return, if SSC fails to file return within due date, he can file belated return as below. इस तरह फाइल करेंगे, नीचे हम उसको वो लिख रहे हैं, लिमिट्स। पहला नंबर, बिफोर the 3 months prior to end of the relevant AY, prior to end of relevant AY, इसका मतलब जैसे मान लो 23-24 असेसमेंट ईयर है ना आपका, तो 22-23 का रिटर्न 23-24, तो बोला कि अगर बिलेटेड रिटर्न भरना है तो बिलेटेड रिटर्न का 23-24 का डेट कब है, 31 जुलाई 24। 31 जुलाई 24 को नहीं अगर भरें तो बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं कब, एंड ऑफ प्रायर टू 3 मंथ्स एंड ऑफ रेलेवेंट एवाई। वो जो असेसमेंट ईयर वो कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को, 24 को, 25 को, यही खत्म होगा ना। तो उसके 3 महीने पहले मतलब 31 दिसंबर तक हम रिटर्न भर सकते हैं, 31 दिसंबर 24 तक रिटर्न भर सकते हैं। समझ रहे ना, नहीं समझ रहे, यहाँ लिख लो ना। आप लोग का असेसमेंट ईयर कौन सा है, पता नहीं चलता। फॉर AY 23-24 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 23, 23-24 असेसमेंट ईयर है। वो असेसमेंट ईयर खत्म कब होगा, 31-3-24 को, 25 बोल दिया था गलती से लगता है, ठीक है। तो उसके 3 महीना पहले मतलब 31 दिसंबर तक। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है, ऐसे ही पूछता वो लोग, उस दिन दिखाया भी था मैंने आपको, ठीक है। और बीच में और होगा, और बी नंबर, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, और बिफोर completion of assessment इधर जगह खाली है क्या तुम लोग का थोड़ा सा भी, हाँ
अगर खाली है तो ठीक है, अगर जिसको नहीं खाली है वो नीचे लिख लेगा विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर मतलब इन दोनों में जो पहले आएगा वो, ये जो नहीं, अगर जिसका नहीं खाली वो नीचे लिख लेगा। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब तुमने रिटर्न भर दिया, अब सरकार चेक करेगी अपने हिसाब से रिटर्न और बताएगी कि रिटर्न तुमने सही भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड असेसमेंट, और इसको होने में 2-3 साल लग जाता है। तो बोला वो 2-3 साल या फिर ये विच एवर इज अर्लियर, तो हम तुमको पता है यही डेट होगा, वो तो 1-2 साल लगेगा, ठीक है। हाँ, अगर जिसको नहीं है तो वो ये नीचे लिख लेगा ऐसे करके। वो इंटीमेशन है 143(1) का, 142(1) में नोटिस आता है। इधर है नहीं सब सिलेबस में। अच्छा, अगर मान लो बिलेटेड रिटर्न जो है अपने भर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, मतलब अगर रिटर्न देरी से भर दिया तो क्या फाइन है, क्या होगा, नहीं होगा, क्या लॉस है, जो भी हो सकता है। हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं लॉसेस, सेट ऑफ लिखा है ना। हाँ, सेट ऑफ कर सकते हैं लॉसेस अगर बिलेटेड रिटर्न भर दिया तो। लेकिन बिलेटेड भर देंगे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर, याद रखना ये बात। हाँ, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते लेकिन सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट नहीं, मतलब उसी में लिखना। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिलेटेड रिटर्न। बोला बिलेटेड रिटर्न का कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिलेटेड रिटर्न। अगर रिटर्न देरी से भरा तो फिर क्या क्या होएगा, भयंकर भयंकर चीज, ठीक है, इसीलिए हम भर दिए। नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन चिप्स, चिप्स बोल रहे हैं 6A। ये नो डिडक्शन वाला छोड़ दो, तुमको पॉइंट नहीं पूछेगा, ठीक है। इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A एट द रेट 1%, 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। तीसरा, लेट फीस लगेगा, फीस, लेट फीस, ठीक है, अंडर सेक्शन 234F। कितना रुपया बोल? हाँ, 1000, 5000। 1000 किसके लिए? 5 के नीचे, और 5 किस, हाँ, मतलब जिसका नॉन टैक्सेबल है ना, जिसका एग्जाम्पशन लिमिट के नीचे उसको 1000 लगेगा फीस, और जिसका एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर है 5 लगेगा, ठीक है। तो मेरा लेट हो रहा था, मेरा फ्रेंड बोला, हम बोले फाइन कितना है, बोला 5000, बोला भर दे। हाँ, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं, 44AD में देते हैं टैक्स, ठीक है, इतना ही चलेगा। हाँ, आओ नेक्स्ट, एक बार इसको पढ़ो ना, क्या लिखा मैंने 139(4) में। सब याद रखना पड़ेगा, एकदम साफ हैंड राइटिंग नहीं देख रहा तुम लोग, कितना बढ़िया से लिखे हैं। अब तो मुंह से निकलेगा ना कुछ बढ़िया से लिख दिया, तो अपना नहीं दिख रहा। नहीं, और हम किसको बोलेंगे, कौन मेरे हैंड राइटिंग का बड़ाई करता है? तुम ही ना, वो लोग दोनों तो एग्जम्प्टेड है। तो अब शिल्पा में क्या, उपासना, नहीं नाम याद रहता है, कभी भूल जाता है एक्चुअली, ऑल ऑफ अ सडन नहीं निकलता ना, दिक्कत ये हमेशा है, ऑल ऑफ सडन। तुझे तुम साथ रहेगा हाँ?
तेरा मैं साथ उनका है, साथ नहीं हूँ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी, अंधेरे ही घर में मिल रही रोशनी। समझा? गाना सुना है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो फाइल भी इग्नोर किया था, छोड़ना हटाना। हाँ, क्या क्या फालतू, पढ़ो ना जो पढ़ा रहा शांति से, ज़्यादा नहीं पढ़ने का, एडवांस पढ़ रही है। कब कब रिटर्न भरेगा? जिल्लत है। 4 पेज लिखवा दिया तुम लोग को, देख रहे हैं। हम उसको तब वो वाला नहीं दे देंगे, दे सकते ना, अपनी टैक्स अकाउंट थोड़ी करते। तुमको आओ सुबह, तुमको पैसा कमाना है बोलो 10,000 रुपये लेके आओ मेरे पास में, 10,000 रुपये लेके आओ। देखो तुम सुबह सुबह कमवा देते हो कुछ ना कुछ, 1,000 2,000 तो कमा ही देंगे हम तुमको, चिंता नहीं। हाँ लेकिन छाती थोड़ा मजबूत रखना पड़ेगा, ठीक है। 10,000 का एक भी हो सकता है। नहीं, ये 10,000 का 1,000 कमाई हुई, 10,000 लेके आओगे, 1,000 लेके चल जाना। नहीं नहीं, 10,000 का 1,000 नहीं हो तो कभी जीवन में ही नहीं होगा 2 4 500 नीचे हो सकता है, ठीक है। हाँ, फिर हम वापस अरे भाई तेरे को, बोलेंगे तुम जब 10 का 15 तुम होगा बीस तो परसेंट दीजिएगा। कमाना चाहता है तो भाई 5 7% कमाना नहीं चाहेगा? हाँ, तभी कमाना चाहेंगे जब 20% कमा नहीं लेंगे। ये नहीं होता है, हमेशा फायदा नहीं होता, ये याद रखना। जो सोचता है कि हमेशा फायदा फायदा, हुआ तब तुम आएंगे। देखेगा ना, हम देखते हैं फेसबुक पे हमारा बहुत सारा लोग स्टोरी लगा के रखता है, इतना ट्रेड हो रहा है, इतना फायदा। जो असली ट्रेडर है ना, वो कभी कुछ नहीं लगाता है, कभी कुछ नहीं करता ना, कभी किसी को कुछ बताता है। जिसको असली फायदा होता है ना, मोटा मोटा रकम, चुपचाप बैठा रहता है। हाँ, आ जाओ। 139.5 रिवाइज रिटर्न। क्या छुट्टी दे दें क्या? ओके चलो ठीक है, कुछ बात नहीं, पढ़ाने को रहने थे। तो बच्चा लोग, आज हमने पढ़ा रिटर्न्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। बैक गुड नाइट। और ये मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, आप इसको कॉपी वगैरह कर लेंगे। चलो।